अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद सालिम सुल्तान है। जैसा कि हमारा चैप्टर जो है ख़ास रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है चैप्टर चल रहा है, हिस्सा 4 बुक का चैप्टर नंबर 7, उसका जो हमारा आखिरी रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है, जो ख़ास रेफ्रिजरेशन साइकिल है, जैसे कि इसमें 5 रेफ्रिजरेशन साइकिल हैं, जिनमें 4 के बारे में पहले बहस कर चुके हैं। तो आखिरी जो हमारा रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इसका नाम है मल्टीपल एवापोरेटर सिस्टम। ठीक है ना। मल्टीपल एवापोरेटर सिस्टम में कंप्रेसर भी एक, कंडेंसर भी और एक ही होता है, और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल जो है वो सामने 2 एवापोरेटर है, तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल भी 2 होंगे। इसमें एवापोरेटर जो है ना वो 2 आ जाता है, जैसे एवापोरेटर नंबर ए है और ये एवापोरेटर नंबर बी है। अब इसमें ये साइकिल बिल्कुल नॉर्मल साइकिल की तरह ही वर्क करता है। अब देखेंगे इसका कंप्रेसर जब स्टार्ट होगा तो ये प्रेशर को डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। तो डिस्चार्ज लाइन के अंदर हमने हाई प्रेशर गेज लगा रखी है, जो डिस्चार्ज प्रेशर को हमें शो करती रहती है कि आया कि हमारा का सिस्टम का डिस्चार्ज प्रेशर जो है, हाई साइड प्रेशर जो है वो कितना है। अब हाई प्रेशर जो है हमारा वो सीधा कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में जैसा कि हमारे ये ब्लू डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स यहाँ पर हाई प्रेशर वेपर से हमने मेंशन किए हैं, और हाई जो रेड वाली है वो हाई प्रेशर लिक्विड को मेंशन कर रही है, और लो जो ग्रीन कलर है वो लो प्रेशर लिक्विड को, और जो ब्लैक कलर है वो लो प्रेशर वेपर्स को मेंशन कर रहा है। तो यहाँ पर आपने हाई प्रेशर लाइन के अंदर जो है ब्लू डॉट्स लगाए हैं, और ये ब्लू डॉट्स जो है ऐसा ऐसा जैसे कंडेंसर में सर्कुलेट करते जा रहे हैं, कंडेंसर में उसकी ट्रांसफर होती जा रही है, डाउन होती जाती है तो उसका टेम्परेचर, तो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है ऐसा ऐसा वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, और कंडेंसर के एंड तक जब पहुंचती है तो मुकम्मल वो लिक्विड में तब्दील हो चुकी होती है। अगर कंडेंसिंग मुकम्मल लिक्विड में मुकम्मल कंडेंस ना हो, कुछ वेपर्स रह जाएँ, तो आगे हमारा लिक्विड सीवर लगाने का मकसद यही होता है कि लिक्विड सीवर वेपर्स को अपने अंदर रोक लेता है और आगे मुकम्मल तौर पर लिक्विड में लेता है। अब हमारी लिक्विड जो है लिक्विड सीवर से आउट हुई और लिक्विड लाइन के थ्रू, लिक्विड लाइन में हमें लगाया साइड गिलास। साइड गिलास जो हमारा मिरर है, इसमें से रेफ्रिजरेंट गुजरती हुई नजर आती है, ठीक है ना। और आगे हमारा लगा हुआ है फिल्टर ड्रॉयर रेफ्रिजरेंट्स की फिल्ट्रेशन के लिए। अगर उसमें कोई नमी की ज़रूरत है या उसमें कोई ज़रूरत है तो वो उसमें फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर रेफ्रिजरेंट हमारी जाती है मैनीफोल्ड के अंदर, क्योंकि हमने लिक्विड लाइन को 2 एवापोरेटरों के साथ ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर फिर हमने मैनीफोल्ड लगाई है, जिससे हमने एक लाइन को 2 लाइनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। मैनीफोल्ड की मदद से हमने 2 सेक्शन लाइन्स बनाई। लिक्विड लाइन को हमने 2 लिक्विड लाइन में कन्वर्ट किया, तो 2 लिक्विड लाइन जो हमारी दोनों एवापोरेटरों में आकर खुलती हैं, तो वो एवापोरेटरों के शुरू पर हमने दोनों में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व जो है वो इंस्टॉल किए हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व 1 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब एवापोरेटर बी जो है उसमें थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसको हम स्टॉप। इवेपोरेटर हमारा जो बी है उसका एक्सपेंशन नंबर थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व बी है, और इवेपोरेटर ए जो हमारा है उसका एक्सपेंशन वाल्व भी ए ही है हमारा, ठीक है ना। तो हमने दोनों इवेपोरेटर के शुरू में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व बतौर रेफ्रिजरेंट कंट्रोल इंस्टॉल कर दिए। अब इवेपोरेटर के अंदर हमारी रेफ्रिजरेंट जो है जैसे ही एक्सपेंशन वाल्व से कंट्रोल होकर इवेपोरेटर में दाखिल होती है, तो वो हाई प्रेशर लिक्विड जो है लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब दोनों इवेपोरेटर में यही काम हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो है वो सर्कुलेट करने के बाद फिर हमारी रेफ्रिजरेंट आती है। इवेपोरेटर ए जो हमारा है उसकी रेफ्रिजरेंट आएगी चेक वाल्व के थ्रू, और जो रेफ्रिजरेंट बी इवेपोरेटर बी हमारा उसकी रेफ्रिजरेंट आएगी 2 टेम्परेचर वाल्व के थ्रू, ठीक है ना। और फिर वो आ जाएगी दोनों सेक्शन लाइन जो है हमने मैनीफोल्ड के साथ मिला दी दोनों इवेपोरेटरों की, और फिर उसको एक सेक्शन लाइन में कन्वर्ट किया, उसको कार्बोरेटर में भेजा। कार्बोरेटर में जैसे हमारी रेफ्रिजरेंट आई, इवेपोरेटर में जैसे आप देख रहे हैं लो प्रेशर लिक्विड को हमने ग्रीन कलर से और लो प्रेशर वेपर को हमने ब्लैक कलर से, तो रेफ्रिजरेंट हमारी जैसे एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस होकर इवेपोरेटर में दाखिल हुई तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगी, मतलब हाई प्रेशर लिक्विड जो है रेड कलर से ग्रीन कलर में लो प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और जैसे जैसे इवेपोरेटर में उसने सर्कुलेट किया, वहां से रात को जल्द करती रही और रेफ्रिजरेंट और हमारी वेपर में लो प्रेशर वेपर में तब्दील होती गई। अब लो प्रेशर वेपर जो है हमारे मैनीफोल्ड के थ्रू होते हुए कार्बोरेटर में आए। कार्बोरेटर का काम क्या होता है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अपने अंदर रोक लेता है और मुकम्मल तौर पर वेपर को आगे कंप्रेसर में भेजता, जो कंप्रेसर जो है वेपर को प्रेस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो एक कार्बोरेटर के अंदर रेफ्रिजरेंट हमारी जैसे ही दाखिल होगी तो रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट वजनी होने की वजह से नीचे पैदे में बैठ जाती है, और ऊपर से वेपर जो है वो हमारे यहाँ पर फिल्टर ड्रॉयर लगा हुआ है सेक्शन लाइन के थ्रू, ड्रॉयर में से होते हुए आगे हमारी लो प्रेशर गेज लगी हुई है जो लो साइड का प्रेशर को शो करती है, उधर से गुजरते हुए कंप्रेसर में चले जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया हमारा साइकिल की सर्कुलेशन मुकम्मल, लेकिन इसमें जो एक नई चीज़ है वो ये है कि इसमें इवेपोरेटर्स 2 हैं। इवेपोरेटर जब 2 होते हैं, ऐसी कैबिनेट्स या ऐसे यूनिट्स जिनके अंदर 2 इवेपोरेटर लगाए गए हों, तो उसका मकसद ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि दोनों इवेपोरेटर का टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है। जब सेम हो तो फिर इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब दोनों इवेपोरेटर का टेम्परेचर जो है वो मुख्तलिफ हो, मतलब एक इवेपोरेटर को बतौर पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और एक इवेपोरेटर को फ्रोजन फूड को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है, मतलब ऐसी फूड्स जिनको हमने फ्रीज करना हो, ठीक है ना।
तो फिर एक वेपोरेटर का टेम्परेचर हमें फ्रीजिंग पॉइंट से कम रखना पड़ेगा, और एक वेपोरेटर का टेम्परेचर जो है वो हम नुक्ता इंतबात के तकरीबन करीब ही रखेंगे ताकि वो चीज़ जब ठंडी हो जाए, ठीक है। तो हमारे वेपोरेटर बी जो है उसका टेम्परेचर हमने 25 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर वैसे तो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है, जो हमारी पानी है वैसे वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन 32 से कम रखा है हमने, ये 25 रखा है ताकि वो पानी ठंडा जल्दी हो जाए, ठीक है ना। तो बाकी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर नीचे वाले वेपोरेटर ए में जो है हमने टेम्परेचर जो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा है, मतलब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, तो उससे कम 32 दर्जे कम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जाकर हमने उसका टेम्परेचर सेट किया है, उससे भी कम मतलब बहुत कम टेम्परेचर रखा है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये वेपोरेटर में कूलिंग पैदा होगी। अब होता क्या है कि टू टेम्परेचर वाल्व जो हमारा लगाया गया है ये वेपोरेटर बी की सेक्शन लाइन में लगाया गया है। इसका काम होता है कि ये प्रेशर को कुछ हद तक जो है ना वो रोके रखता है, मतलब वेपोरेटर के अंदर प्रेशर को ज़्यादा देर तक रहने देता है, जिससे अब फ़र्क क्या होगा कि ये चेक वाल्व जो है ये रेफ्रिजरेंट को जाने देता है। अब दोनों लिक्विड लाइन में जब हमारी रेफ्रिजरेंट आएगी, इस लिक्विड लाइन में भी और इस लिक्विड लाइन में भी, ठीक है ना, तो वो एक्सपेंशन वाल्व में जब दाखिल होगी तो टेम्परेचर 2 वाल्व जो है वो वेपोरेटर बी के अंदर प्रेशर को रोके रखेगा, जिससे और इसके अंदर गैस की सर्कुलेशन पूरी सही हो रही होगी, तो मैनिफोल्ड से आने वाली गैस जो होगी उस तरफ ज़्यादा रुजू करेगी, उस तरफ ज़्यादा उसका भाव होगा, जिस तरफ प्रेशर कम होगा। तो हमारा वेपोरेटर ए जो है इसके अंदर प्रेशर कम होता है क्योंकि इस तरफ गैस की सर्कुलेशन ज़्यादा आ रही होती है और आसानी से गुजर रही होती है। लेकिन वेपोरेटर बी के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर टेम्परेचर हमने कम पैदा नहीं करना होता, टेम्परेचर को ज़्यादा रखना होता है, तो फिर वहाँ पर गैस की सर्कुलेशन कम होती है, जिससे वहाँ पर कूलिंग कम पैदा होती है। लेकिन वेपोरेटर नंबर ए के अंदर जो है गैस की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर वेपोरेशन का अमल ज़्यादा होता है, जिससे कूलिंग इसमें ज़्यादा होती है, ठीक है ना। एक तो ये होगा। दूसरा फिर ये होता है कि जो हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो जैसे मैनिफोल्ड में आती है, तो वेपोरेटर जो हमारा बी है उसकी रेफ्रिजरेंट मैनिफोल्ड के थ्रू, क्योंकि इधर प्रेशर लो होता है तो इधर से हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वेपोरेटर नंबर ए में ना जाए, इसलिए यहाँ पर हमने चेक वाल्व लगाया। चेक वाल्व को हम नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है ना, नॉन रिटर्न वाल्व भी कहते हैं और वन वे वाल्व भी कहते हैं। मतलब इसमें रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से गुजर कर लेफ्ट से राइट तो जा सकती है, से लेफ्ट तो जा सकती है रेफ्रिजरेंट हमारी, लेकिन जो है रेफ्रिजरेंट वापस नहीं आ सकती। ये वन वे वाल्व है, इसको नॉन रिटर्न वाल्व या चेक वाल्व कहा जाता है। तो रेफ्रिजरेंट हमारी वेपोरेटर नंबर ए से होती हुई चेक वाल्व से गुजर कर मैनिफोल्ड में आती है, तो इधर से आने वाली रेफ्रिजरेंट जो हमारी वेपोरेटर बी से आ रही है वो चेक वाल्व के थ्रू गुजर कर वेपोरेटर में ना जाए, इसलिए इधर चेक वाल्व लगाया जाता है। अब मैनिफोल्ड से हमारी रेफ्रिजरेंट जो है वो एक ही सेक्शन लाइन में से होती हुई इकामोलेटर में आती है, यहाँ से लिक्विड जो है पहले बैठ जाती है, आगे वेपर जो है हमारे सिस्टम में जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा साइकिल है। इसमें जो है हमने दो मल्टी वेपोरेटर लगाए हैं, दो वेपोरेटर लगाए हैं जिनमें दोनों अलग-अलग दो कैबिनेट्स हैं। दोनों कैबिनेट्स के अंदर टेम्परेचर जो है अलग-अलग पैदा किया जा रहा है। मतलब एक कैबिनेट्स के अंदर चीज़ों को फ्रीज करेंगे और एक कैबिनेट के अंदर चीज़ों को सिर्फ हम ठंडा करेंगे, मतलब पानी को ठंडा करना है वेपोरेटर नंबर बी के अंदर। और वेपोरेटर ए के अंदर जो है हम चीज़ें जो चीज़ें स्टोर करेंगे वो फ्रीज करने वाली होगी, उसको हम फ्रीज करेंगे, ठीक है। बाकी ये एक लाइन सेक्शन लाइन आपकी मेन पैनल में जा रही है, जैसे डिस्चार्ज लाइन के साथ लाइन ज्वाइंट होकर आपकी मेन पैनल में जा रही है। तो ये जो हमारी लाइन है इसका मकसद जो है इस कंट्रोल पैनल के अंदर हमारा हाई प्रेशर कंट्रोल स्विच भी लगा हुआ है और लो प्रेशर कंट्रोल स्विच भी लगा हुआ है। तो ये दो किस्म के स्विच लगे हुए हैं। बाज़ दफ़ा जो है सिस्टम्स के अंदर डुअल प्रेशर कंट्रोल स्विच भी लगा होता है। डुअल प्रेशर कंट्रोल स्विच जो होता है उसमें दोनों प्रेशर कंट्रोल प्रेशर्स का दोनों प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का जो मजमुआ होता है, मतलब वो दोनों काम करता है। प्रेशर के बढ़ने की सूरत में भी सिस्टम के अंदर वो कंप्रेसर्स को ऑफ कर देता है, ऑटोमेटिक कर देता है या मतलब ट्रिप कर देता है, या दूसरा जो है कि प्रेशर के डाउन होने की सूरत में भी वो कंप्रेसर को बंद कर देता है। अब इस सिस्टम के अंदर आपको दो लाइन नजर आ रही है, एक सेक्शन लाइन से जा रही है कंट्रोल पैनल के अंदर, एक डिस्चार्ज लाइन से जा रही है कंट्रोल पैनल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल जो हमारा पैनल है इसके अंदर जो है हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर कंट्रोल स्विच लगे हुए हैं। अगर किसी वजह से लो साइड का प्रेशर जरूरत से ज़्यादा लो होता है, ठीक है, सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाता है, गैस लीक हो जाती है, ठीक है ना, किसी भी वजह से, तो फिर जो है ना हमारा लो प्रेशर कंट्रोल से सिस्टम को ऑफ कर देगा। हाँ, दूसरा यह है कि कंडेंसर में अगर किसी वजह से कोई फॉल्ट आ जाता है, मिसाल के तौर पर कंडेंसर का प्रेशर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, कंडेंसर अगर वाटर कूल्ड है, पानी उसके ऊपर नहीं गिर रहा, या कंडेंसर जो है पानी उसको नहीं मिल रहा ठंडा करने के लिए, या कंडेंसर जो है वो एयर कूल्ड है, तो एयर जो है ना पंखा ख़राब हो गया है, किसी भी सूरत में जब कंडेंसर का प्रेशर जरूरत से ज़्यादा होगा तो हमारा हाई प्रेशर कंट्रोल सिस्टम को फ़ौरन ऑफ कर देगा। बाकी ये हमारी हाई प्रेशर गेज है। मिसाल के तौर पर कंप्रेसर का जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो अगर हम लिखें 450 PSI, मतलब हाई साइड का प्रेशर जो है वो 450 PSI है, और सेक्शन साइज का प्रेशर जो है वो तकरीबन हम मिसाल के तौर पर 250 PSI लिखते हैं या 200 PSI लिखते हैं, तो इतना है, ठीक है। तो ये हमारी गेजें जो है प्रेशर को मेंशन कर रही हैं। तो ये लो साइड और हाई साइड का प्रेशर जो होता है
जो ऑपरेटर होता है वो इसको देखकर यहाँ से अंदाजा लगा रहता है प्रेशर को देखकर भी सिस्टम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है नई बात तो ये थी कि इसके अंदर वेपोरेटर 2 आ गए, बाकी कंप्रेसर एक ही है। हाई प्रेशर और लो प्रेशर गेजेस के बारे में भी हमें पता लग गया, अभी हम कमर्शियल यूनिटों के अंदर इनको भी इंस्टॉल किया जाता है सिस्टम के प्रेशर का अंदाजा लगाने के लिए। बाकी हाई प्रेशर को लो प्रेशर कंट्रोल स्विच लगाए गए होते हैं सिस्टम्स के अंदर, ये प्रेशर को जो है ना सिस्टम की हिफाजत के लिए अगर किसी वजह से लो साइड या हाई साइड का प्रेशर अप या डाउन हो तो फ़ौरन जो है ना सिस्टम जो है वो कंप्रेसर जो है उसको बचाया जा सके, उसकी हिफाजत के लिए सेफ्टी के लिए प्रेशर कंट्रोल स्विच लगाए गए होते हैं। बाकी हमारा कंडेंसर है, वाटर कूल है, ये कूल है। उसके बाद हमारी रेफ्रिजरेंट आएगी लिक्विड सोवर के अंदर। लिक्विड रिसीवर में से रेफ्रिजरेंट मुकम्मल लिक्विड फॉर्म में साइड गिलास में जाएगी। साइड गिलास में से हमें अगर रेफ्रिजरेंट नजर आएगी, अगर बिल्कुल हमारा मिरर जो है आपको शफाफ नजर आता है, बिल्कुल मतलब मुकम्मल लिक्विड सिस्टम काम भी कर रहा हो, ये ना हो कि सिस्टम के अंदर गैस ही ना हो, तब भी हमारा मिरर शफाफ ही नजर आएगा। लेकिन अगर सिस्टम में गैस है, सिस्टम सही काम कर रहा है, तो और अगर मैं लिक्विड सीवर के अंदर बिल्कुल जो है ना शफाफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है मुकम्मल लिक्विड गुजर रही है और कंडेंसर अपना बिल्कुल सही काम से अंजाम दे रहा है। लेकिन अगर साइड गिलास के अंदर अगर मैं बबल नजर आएंगे, झाग नजर आएगी, तो बुलबुले नजर आएंगे, तो उससे हमें ये अंदाजा होगा कि साइड ग्लास के अंदर जो बबल्स नजर आ रहे हैं, जो बुलबुले नजर आ रहे हैं, झाग नजर आ रही है, वो भी गैस सिस्टम के अंदर गैस की कमी का बायस होती है। बाकी ये फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हमने 2 लगाए हैं इसके अंदर। डिस्चार्ज लिक्विड लाइन के अंदर अलग फिल्टर लगाया है, सेक्शन लाइन के अंदर अलग फिल्टर लगाया है, ये सिस्टम की हिफाजत के लिए, बेहतरी के लिए। बाकी मैनीफोल्ड से क्योंकि हमने 2 वेपोरेटर हैं, तो लिक्विड लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमने मैनीफोल्ड लगाई है, डिवाइडर लगाया है, जिससे डिवाइड होकर एक लाइन 2 लाइनों में डिवाइड हो जाती है और 2 लाइनें हमारी जाती है एक्सपेंशन वाल्व के अंदर। एक्सपेंशन वाल्व में वेपोरेटर हमारे में जैसे गैस की सर्कुलेशन होती है, तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वेपोरेटर बी के अंदर जो है जो टू टेम्परेचर वाला प्रेशर को रोके रखता है, जिससे इस साइड का प्रेशर अप हो जाता है। और फिर क्या होता है कि पीछे से आने वाली गैस का जो फ्लो है वो वेपोरेटर ए की तरफ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इधर अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो इस तरफ गैस का फ्लो कम हो जाएगा और वेपोरेटर में ए के अंदर गैस का फ्लो ज्यादा हो जाता है। तो गैस का फ्लो इधर ज्यादा होने की वजह से यहाँ वेपोरेशन का अमल बेहतर होता है और यहाँ पर टेम्परेचर जल्दी डाउन होता है और ज्यादा डाउन होता है। वेपोरेटर ए को हमने बताओ फ्रोजन फूड के लिए जो है ना सिलेक्ट किया है और वेपोरेटर बी को हमने सिर्फ चीजों को ठंडा करने के लिए सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो चेक वाल्व का मकसद ये होता है टू टेम्परेचर से आने वाला प्रेशर जो है वो इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो प्रेशर हमारा चेक वाल्व से गुजरकर वेपोरेटर नंबर ए की तरफ ना जाए और फिर ये इस तरह से मुसलसल सर्कुलेशन चलती रहती है, ठीक है ना जी। जज़ाकल्लाह।